Okay, let's start. So again, कुछ लोग जो नए आए हैं एंड कुछ लोग जो पहले से थे, जस्ट अ क्विक रिकैप हमने अभी तक क्या क्या कवर करा है. सो आई स्टार्टेड ऑफ विद कि एसक्यूएल एग्जैक्टली है क्या. एसक्यूएल इज शॉर्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. इट इज द लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद डेटाबेसेस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, सो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डीबीएमएस. डीबीएमएस रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि कंपनीज, जो भी कंपनीज हैं जहाँ पे भी डेटा प्रोसेस होता है, विच इज बेसिकली ऑल कंपनीज, वहाँ पे डेटा को स्टोर करते हैं डीबीएमएस में. ठीक है. डीबीएमएस क्यों यूज करते हैं, एक्सेल क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ये कम स्पेस कंज्यूम करते हैं. तो बेसिकली क्या होता है कि कंपनीज का कुछ बजट होता है कि हमें जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह होती है, राइट, कि हमें एम्प्लॉयज को कितनी सैलरी देनी है, हमारे पास कितने कंप्यूटर्स आएंगे, हमारे ऑफिस का रेंट कितना जाएगा. उसमें से एक और चीज होती है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी है वो कितने पैसे कंज्यूम करेगी. तो जो भी डेटा, जैसे आप लोग मान लो फोन लिया आपने, तो फोन में पहले आता था मेमोरी कार्ड डालते थे, राइट. मेमोरी कार्ड के अलग पैसे लगते थे. तो सिमिलर केस होता है विद कंपनीज ऑल्सो कि उनकी जो भी डेटा वो स्टोर कर रहे हैं, इट इज स्टोर्ड समवेयर इन सम फॉर्मेट ऑफ मेमोरी. नाउ दैट मेमोरी इज नॉट फ्री. फ्री में नहीं मिलता ये सब, राइट. तो कंपनीज ट्राई करती है कि जितना कम टाइम और जितने कम स्पेस में हम अपना काम निकाल लें उतना बेटर है, ताकि हमारे पैसे बचे अल्टीमेटली. ठीक है. सो एक्सेल या सीएसवी या और भी फाइल फॉर्मेट्स होते हैं, उसमें हम डेटा स्टोर नहीं करते क्योंकि इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ स्पेस. स्पेस कंज्यूम होगी तो मतलब ज्यादा मेमोरी खरीदनी पड़ेगी. 1 GB की जगह हमें 5 GB लेना पड़ेगा, वो ज्यादा महंगा पड़ेगा. अनदर थिंग इज कि एज आपने खुद भी नोटिस करा होगा, जब एक्सेल में हम बड़ा हाई वॉल्यूम डेटा के साथ डील करते हैं तो वो हैंडल नहीं कर पाते, लैग करना शुरू हो जाता है. तो एसक्यूएल, सॉरी, डीबीएमएस में जब डेटा स्टोर करते हैं इट डज नॉट लैग, चाहे आप कितना भी डेटा उसमें डाल दो. एडिशनली उसमें टेक्निक्स होते हैं कि आप कैसे डेटा का लैग प्रिवेंट कर सकते हो. तो हम वो भी सीखेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस बैच. ठीक है. और अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर नो लिमिटेशंस. तो जैसे एक्सेल में देर आर, यू कैन हैव ओनली 1 million रोज इन अ वर्कशीट. तो एसक्यूएल में या जो डीबीएमएस होता है, डेटाबेस टेबल्स होती हैं, उसमें देर इज नो लिमिटेशन. आप जितनी मर्जी चाहे उतनी रोज रख सकते हो. ठीक है. और एक और रीजन है जो अभी थोड़ा क्लियर नहीं समझ आएगा, बट मैं फिर भी आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट. तो बेसिकली जो आपका डेटा होता है, ऐसा नहीं होता कि एक डेटा सेट के साथ सिर्फ एक ही बंदा काम करता है, काफी लोग एक टीम में काम कर रहे होते हैं. सो टू मेक इट शेयरेबल, कि सबके पास एक्सेस है, इसीलिए इट इज मोर कन्वीनियंट टू शेयर डेटाबेस टेबल्स rather than एन एक्सेल या सीएसवी फाइल. क्योंकि एक्सेल सीएसवी फाइल को आप मेल पे भेजोगे, हो सकता है मेल आपका क्या कहते हैं, काम ना करे, राइट. हो सकता है नेट चला गया, कुछ हो गया. पर डेटाबेस में एक बारी फाइल आपका डेटा चढ़ जाता है, इट इज एक्सेसिबल टू जिसको भी हमने दे रखा है कि भाई इनको एक्सेस होना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज होती है. सो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से अमेजोन में, या अमेजोन नहीं, कोई और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान लो एक ऑफिस है, उस ऑफिस के 4 ब्रांचेस हैं. ठीक है. तो एक ब्रांच है नॉर्थ में, एक ईस्ट में, वेस्ट में और एक साउथ में. तो जो साउथ का डेटा है, अब इन चारों ब्रांचेस का डेटा ना एक ही टेबल में स्टोर करो. ठीक है. पर जो साउथ का मैनेजर है, उसको सिर्फ साउथ का ही डेटा दिखना चाहिए, और जो ईस्ट का मैनेजर है उसे ईस्ट का दिखना चाहिए. पर दिक्कत क्या होती है कि ये तो सारा हमने एक ही टेबल में डाल रखा है. तो हाउ डू वी कंट्रोल कि ईस्ट वाले को सिर्फ ईस्ट का ही डेटा दिखे? तो एक्सेल में ये हम नहीं कर सकते, या सीएसवी में हम ये सब नहीं कर सकते. डीबीएमएस में ये चीज कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रोल्स शुड बी एक्सेसिबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर टीम. ठीक है. कूल. अपार्ट फ्रॉम दैट हमने करा था डीबीएमएस का आर्किटेक्चर क्या होता है. सो वी स्टार्टेड ऑफ विद, हमने वैसे उल्टा शुरू करा था, यहाँ पे मैंने उल्टा लिखा है. सो वी स्टार्ट ऑफ विद द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन द डीबीएमएस व्हिच इज द सेल. सेल आपका बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम हो गया. इसमें सिर्फ एक सिंगल वैल्यू होती है. ठीक है. इसमें दो या मल्टीपल वैल्यूज नहीं हो सकती. और अपार्ट फ्रॉम दैट, ठीक है, दैट इज प्रीटी मच इट अबाउट सेल. एक सिंगल वैल्यू होती है, इट इज एन इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम. फिर आता है आपका रो. रो इज अ हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स. ठीक है. इसमें आपके मल्टीपल प्रॉपर्टीज डिफाइन होती है. तो जैसे मान लो आपका, यू गाइस हैव एन आईडी, राइट, यहाँ पर. तो आपका जो डेटा है सारा, कि आपका नाम क्या है, आपका कोर्स कौन सा है, आपने क्या कहते हैं, आपका नंबर क्या है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह, वो सारा एक टेबल में स्टोर रखा होगा फॉर रिकॉर्ड पर्पसेस, राइट. या जैसे मान लो आप लोग कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो,
तो उस ऑर्डर का ऑर्डर आईडी हो गया, फिर उस ऑर्डर प्रोडक्ट का नाम क्या है, उसका प्राइस कितना था, डिस्काउंट कितना था, ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन इट इज स्टोर्ड इन अ सिंगल रो। तो दिस इज वन ऑब्जर्वेशन कि एक ऑर्डर हुआ, वो एक ऑब्जर्वेशन है कि उसके रिलेटेड क्या क्या डिटेल्स हैं। तो डिटेल्स होगी जैसे ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट का प्राइस, डिस्काउंट कितना था, उसकी क्वांटिटी कितनी थी एंड सो ऑन, राइट। सो ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं ये आपकी एक रो में डिफाइन होती हैं। हमने अगर एक्सेल में अगर देखें इसको, सो दिस इज अ सिंगल रो, थोड़ा नीचे जाते हैं, दिस इज अ सिंगल रो। इसमें मेरे अलग अलग जो कॉलम्स आ रहे हैं, इसमें अलग अलग वैल्यूज होंगी। तो एक में प्रोडक्ट नेम होगा, दूसरा में प्रोडक्ट प्राइस एंड सो ऑन, ठीक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक कॉलम में जो प्रोडक्ट नेम का कॉलम है उसमें प्रोडक्ट प्राइस आ जाए, वो गलत होता है, राइट। सिमिलरली प्रोडक्ट प्राइस में कभी कस्टमर नेम नहीं आ सकता। तो आपके एक कॉलम में सिंगल प्रॉपर्टी होती है, पर आपके एक रो में एक ऑब्जर्वेशन की मल्टीपल वैल्यूज होती है, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच डिफाइन वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिंगल, ये आई थिंक क्लियर होगा, अभी हमने डिस्कस करा है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका इसके कुछ नाम और होते हैं। सो रो को हम लोग टपल भी बोलते हैं, टपल या ट्यूपल बोथ आर करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस। एसक्यूएल में स्पेशली इसको ट्यूपल बोलते हैं या टपल बोलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इसको ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हो, जैसे अभी हमने डिस्कस करा, और इसको रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली रिकॉर्ड करना बोलते हैं ना कि हमने कुछ रिकॉर्ड करा। सो अगेन अ रो इज रिकॉर्डिंग डिटेल्स ऑफ सम ऑब्जर्वेशन, ठीक है। डेटा इन अ रो कैन हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो जैसे अभी हमने डिस्कस करा कि एक ऑर्डर है, उसके अलग अलग डिटेल्स होंगी। सो डिटेल्स कैन बी अगेन प्रोडक्ट प्राइस, प्रोडक्ट नेम एंड एवरीथिंग। तो प्रोडक्ट प्राइस जो वैल्यू होती है वो न्यूमेरिक वैल्यू होगी, उसका डेटा टाइप अलग है। फिर प्रोडक्ट नेम जो है दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू, उसका डेटा टाइप अलग है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में वील डिस्कस डेटा टाइप्स एज वेल, जब थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। उसके अलावा ये वाला जो मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, आई ट्राई कि उसमें जो इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें याद करने वाली जो आपका बेसिक नॉलेज बनाती हैं, उनको मैं ऐसे हाईलाइट कर दूंगा, ठीक है। इसके अंदर इतने फॉर्मेटिंग ऑप्शंस नहीं है, इसमें मैं नॉर्मली लिख सकता हूँ, ठीक है। सो आई विल हाईलाइट इंपॉर्टेंट थिंग्स यूजिंग दीज एक्सक्लेमेशन मार्क्स। सो एसक्यूएल में कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन ईच रो इज डिफरेंट एंड कैन नॉट बी द सेम। इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक रो होगा उसमें जो आपकी वैल्यूज होंगी, उन वैल्यूज को अगर मैं एक साथ लूं, वो वाली वैल्यूज एक साथ दोबारा कभी नहीं आती एक टेबल में। तो मतलब एक ऑर्डर आईडी के साथ एक प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, कस्टमर नेम, ये सारा कुछ एक ही बार आता है। दूसरी रो होगी उसमें आपके पास दूसरा प्रोडक्ट आईडी होगा। ऑर्डर आईडी सेम हो सकता है पर सॉरी हाँ, ऑर्डर आईडी सेम हो सकता है क्योंकि एक ऑर्डर में आई कैन हैव 3 प्रोडक्ट्स, है ना। हम लोग जैसे हम लोग ब्लिंकिट से कुछ मंगाते हैं, हमने 5-6 चीजें एक साथ मंगा ली, पर उसका जो ऑर्डर आईडी है वो सेम होता है, अगर आप अभी ट्रैक करोगे। पर उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं दे आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट प्रोडक्ट आईडीज। तो इन एसक्यूएल द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन ईच रो इज डिफरेंट एंड कैन नॉट बी द सेम। ये पूरा एसक्यूएल का पॉइंट ही होता है, मतलब जो डेटाबेस टेबल्स होते हैं उनका पॉइंट ही होता है कि हम लोग डुप्लीकेट्स ना रखें, डेटा को बिल्कुल क्लीनली और विदाउट एनी रेपिटेशन, विदाउट एनी एरर से स्टोर करें, तभी ये थोड़ा एफिशिएंट भी होता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एसक्यूएल टेबल्स हैव अ स्पेशल रो कॉल्ड हेडर रो। तो हेडर रो इज बेसिकली आपके जो फील्ड के नाम हो गए, उनको हम हेडर्स बोलते हैं। सो एसक्यूएल टेबल्स में जो सबसे पहली वाली रो होती है दैट इज योर हेडर रो। इसमें आपके टेबल के नाम, जो फील्ड्स के नाम है वो डिफाइन। Coming on to the next part, which is column. Column is a vertical group of cells, ठीक है, which define a single property or multiple observations. तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये मेरा एक कॉलम हो गया। इस कॉलम में मेरे पास मल्टीपल रोज आ रही है, मल्टीपल रोज की सेल है। तो इसमें क्या होगा, जैसे मैंने अभी बताया, एक ऑर्डर आईडी है, उसमें उसी ऑर्डर की सारी इन्फॉर्मेशन होगी, राइट। सिमिलरली एक कॉलम में ऑर्डर आईडी होगा, पर अलग अलग ऑर्डर्स का, क्योंकि ये एक रो तो, जो ये एक सेल है दिस इज फॉर वन ऑर्डर आईडी, ये वाली रो इज फॉर अनदर ऑर्डर आईडी एंड सो ऑन। पर इस कॉलम में सिर्फ ऑर्डर आईडी होगा, ऑर्डर डेट, प्राइस, ये सब नहीं होगा, ठीक है। सो इसको हम बोल सकते हैं कैसे कि एन एट्रीब्यूट स्टोर्स अ सिंगल वैल्यू, अ सिंगल प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। Apart from that, it is always of the same data type. We cannot store date values with text values and so on. इसका क्या मतलब है कि ऑर्डर आईडी का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होता है,
तो जो ऑर्डर आईडी का कॉलम होगा वो स्ट्रिंग ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बीच में कोई सेल न्यूमेरिक निकल रहा है या कुछ हो, उसका डेटा सेम ही रहता है। सो जैसे ये थोड़ा सा उल्टा हो गया कि आपकी एक रो में मल्टीपल डेटा टाइप्स हो सकते हैं, पर एक कॉलम में कहना बोलिए सिंगल डेटा टाइप। ठीक है, एंड इसके भी कुछ कुछ नाम होते हैं। सो इन एसक्यूएल स्पेशली कॉलम को हम एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ फीचर, प्रॉपर्टी एंड फील्ड। ये सारे इनके सेम ही चीज के नाम है। कमिंग ऑन टू टेबल, टेबल हमारा नेक्स्ट एक पार्ट आता है डीबीएमएस के एनवायरनमेंट में। टेबल इज सिंपली अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये आपका डेटा को एक तरीके से स्टोर करके रखता है, राइट, एक स्ट्रक्चर्ड वे में। ईच रो इन एसक्यूएल टेबल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर रोज इन द टेबल, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी। उसके अलावा वी हैव, हाँ, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आई थिंक हाईलाइट करिए। सो अभी ये थोड़ा ना ऐसे लग रहा होगा कि यार ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो सेंस बनाने वाली बात है, बट बाद में जाकर जब थोड़ी कॉम्प्लेक्स क्वेरीज बनाओगे उस टाइम पे अगर आपको ये चीजें याद रहेंगी तो क्वेरीज लिखना ईजी हो जाए। ठीक है, सो ईच कॉलम इन एन एसक्यूएल टेबल हैज द नेम्स सेम नंबर ऑफ सेल्स। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन कॉलम टू हैव 5 rows एंड अनदर टू हैव 10 rows इन द सेम टेबल। इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक्सेल में मान लो मैं कहता हूँ कि मेरी ये टेबल है, ठीक है, इसमें मेरे पास हर एक कॉलम जो भी सी से लेके एल तक जो भी कॉलम्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज सेम रहता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा एक कॉलम में ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए, दूसरे में ऐसा आ जाए, तीसरे में ऐसा आ जाए। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एसक्यूएल। ये टेबल स्ट्रक्चर इनवैलिड है, तो एसक्यूएल ये बनाता ही नहीं है, या डीबीएमएस ये बनाता ही नहीं है। ठीक है, ओके। लास्ट दो चीजें विच इज पहला डेटाबेस। तो डेटाबेस इज अ स्टोरेज सिस्टम विच स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। टेबल हमने ऊपर डिस्कस कर ही लिया। एंड इट ऑल्सो ऑफर्स फीचर्स फॉर मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग डेटा। तो हम लोग ओवर द कोर्स ऑफ दिस बैच हम लोग देखेंगे कि डीबीएमएस से और क्या फीचर्स होता है अपार्ट फ्रॉम स्टोरिंग डेटा। ठीक है, सो बेसिकली जैसे एक फीचर मैंने आपको समझाया था कि आपके पास 4 रीजन्स हैं, उनका अलग अलग डेटा है पर वो सेम ही टेबल में स्टोर्ड है। अब हमें ईस्ट के बंदे को सिर्फ ईस्ट का ही डेटा दिखाना है, वेस्ट के बंदे को सिर्फ वेस्ट का डेटा दिखाना है, राइट। तो ये एक फीचर हो गया, डीबीएमएस ऑफर करता है कि आप ऐसा कुछ बना सकते हो कि एक ही टेबल में डेटा स्टोर करा है चारों रीजन्स का, फिर भी मैं ईस्ट वाले को सिर्फ ईस्ट का डेटा दूँ एंड सो ऑन। ठीक है, कमिंग ऑन टू सोवर। सो सोवर इज ऑल्सो स्टोरेज सिस्टम, पर इसमें इंस्टेड ऑफ टेबल्स इसमें डेटाबेसेस स्टोर होते हैं। सो बेसिकली आपका सुपर सेट हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसमें आपके डेटाबेसेस स्टोर होते हैं, और ये सर्वर का बस एक ही काम होता है, डेटाबेस को स्टोर करना, ऑल्सो टू मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल ओवर अ नेटवर्क। तो एक टीम या कोई एप्लीकेशन वगैरह कुछ भी होता है, वो सर्वर को एक्सेस करते हैं और सर्वर से फिर वो डेटा पुल इन कर लेते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस का काम हो गया स्टोर करना टेबल्स को एंड ऑफरिंग फीचर्स टू मेंटेन इट एंड मैनेज इट। सर्वर का काम हो गया डेटाबेसेस को स्टोर करना एंड ऑल्सो अलाउइंग पीपल टू एक्सेस इट इजीली। ठीक है, ओके। उसके अलावा हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं इस क्लास में। तो बिफोर वी गेट ऑन टू राइटिंग द क्वेरीज, थोड़े मैं कन्वेंशंस डिस्कस कर लेता हूँ। सो दीज कन्वेंशंस आर बेसिकली जस्ट नॉर्मल रूल्स। ये ऑप्शनल होते हैं और हर वेंडर में ये थोड़े बहुत चेंज भी होते रहते हैं, क्योंकि एसक्यूएल फ्री फॉर्म मतलब क्वेरी लैंग्वेज है, उसका ऐसे कुछ ये नहीं कि आपको एक ही तरीके से लिखनी है, बट दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो कल को जब यू स्टार्ट वर्किंग इन अ टीम, इट इज गुड टू फॉलो दीज प्रैक्टिसेस, क्योंकि यू विल बी वर्किंग विद अ लॉट ऑफ पीपल। उनको कोड समझने में जो आपने क्वेरी लिखी है ईजी रहेगा। अगर आप खुद के स्टाइल में लिख दोगे थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, राइट। क्या सिमिलरली उल्टा भी हो सकता है कि किसी आपके टीम में किसी ने अपने स्टाइल में लिख दिया, आपको समझ नहीं आ रहा, राइट, या रीडेबल नहीं है बेसिकली। सो पहला होता है कि वी ऑलवेज राइट कीवर्ड्स इन अपर केस टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम अदर थिंग्स। अगर हम कीवर्ड्स को और जो हमारे फील्ड के नाम है उन सबको थोड़ा अलग वे में लिखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करना कि कीवर्ड क्या है और हमारा हेडर या जो भी ऑपरेशन करे वो क्या है। ट्राई टू सेपरेट द क्वेरी इनटू डिफरेंट पार्ट्स ऑन डिफरेंट लाइंस। ये चीज मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ एंड आप लोग नोटिस करोगे ओवर द कोर्स ऑफ टाइम कि इसकी वजह से शायद थोड़ा स्लो भी हो जाए हमारा काम करना, बट आई ट्राई टू फॉलो दिस वेरी स्ट्रिक्टली। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग भी ये अभी से ही आदत बना लो, आपकी भी ओवर टाइम आदत बन जाएगी तो फिर ये बैठ जाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या करते हैं, जो एसक्यूएल की क्वेरी होती है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके अलग अलग लाइन्स में लिख देते हैं। दिस इंक्रीजेस द रीडेबिलिटी।
अगर आपकी क्वेरी रीडेबल नहीं होगी ना, तो फिर जब आप 2 दिन बाद उसको खोल के देखोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा आपने करा क्या है। बट अगर एक तरीके से लिखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, एंड क्वेरीज विद सेमीकोलन, ये भी मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। तो जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आई यूज एसक्यूएल सर्वर, जो माइक्रोसॉफ्ट का सोल्यूशन है। उसमें और काफी सारे और भी वेंडर हैं एसक्यूएल के, जिसमें सेमीकोलन ऑप्शनल होता है। बट अगर आप सेमीकोलन से एंड करोगे तो वो थोड़ा बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि वो डिफाइन करते हैं कि आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे खत्म हुई है। ठीक है। ऑलवेज कमेंट योर एसक्यूएल स्क्रिप्ट। तो अगेन, अगर आपने कुछ बहुत ही लंबी चौड़ी क्वेरी लिख दी और बहुत ही उसमें दिमाग लगाया, आपने खुद से लिखी है पूरा रिसर्च करके, और इसने आपका काम निकाल भी दिया, प्रॉब्लम क्या होती है जब 2 दिन बाद आप उससे दोबारा बोलोगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको दोबारा से वो रिसर्च करनी पड़ेगी। टू सेव दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, कमेंट्स ऐड कर दो। ठीक है, कमेंट्स भी आई डिस्कस की कैसे ऐड कर सकते हैं इन योर एसक्यूएल स्क्रिप्ट। फिर हेडर नेम्स आर स्पेसिफाइड विद अपर केस अल्फाबेट्स विदाउट एनी नॉन अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स। तो ये भी एक कन्वेंशन है कि आपके जो हेडर नेम्स होते हैं उसमें नंबर, एट द रेट, डॉलर, परसेंट, ये सब नहीं होता। जो स्पेशली जो एसक्यूएल के अंदर जो डीबीएमएस में स्टोर होते हैं टेबल्स, उनमें नहीं होता। पर जैसे कभी-कभी क्या होता है, जब आप रिपोर्ट्स बनाते हो, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने जो ये सेल्स प्राइस रिपोर्ट करा है, दिस इज़ इन डॉलर। तो आप सेल्स प्राइस ब्रैकेट में डॉलर लिख दोगे, राइट? वो रिपोर्टिंग साइड पे चलता है, क्योंकि वो तो फ्रंट एंड है। वो हमें आगे से क्या दिख रहा है, वो चीज़ है। पर बैक एंड में वी नेवर राइट स्पेशल कैरेक्टर्स इन हेडर नेम्स, ठीक है? और अपर केस ही मेंटेन करते हैं। और अगर बाय एनी चांस हमारे जो हेडर्स हैं उसमें एक से ज़्यादा वर्ड आते हैं, वी सेपरेट दोज़ वर्ड्स विद अंडरस्कोर्स, ताकि वो थोड़े रीडेबल रहें, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम दैट, थोड़े माई एसक्यूएल स्पेसिफिक जो रूल्स हैं, ये आपके जनरल रूल्स हो गए। ये हर एक वेंडर के साथ चल जाएँगे। माई एसक्यूएल क्योंकि हम ये यूज़ कर रहे हैं, थोड़ी और इसमें दिक्कत आएगी, राइट? इसमें क्या होता है, एक तो ये केस इनसेंसिटिव है। एसक्यूएल इज़ ओवरऑल इनसेंसिटिव वैसे। तो केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है कि मैं अगर ये ना करूँ कि मैं अपर केस में कीवर्ड्स को ना लिखूँ, मैं नॉर्मली लिख दूँ रनिंग में, तब भी चल जाएगा, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है? सिमिलरली इवन जब आप कंपैरिज़न करते हो कि मेरी एक स्ट्रिंग वैल्यू इज़ इक्वल टू द अदर स्ट्रिंग वैल्यू, वहाँ पे भी केस मैटर नहीं करता, ठीक है? ये भी हम थोड़ी देर में व्हेन वी डू द प्रैक्टिकल तो आपको थोड़ा क्लियरली समझ आएगा। वी कैन रन अ क्वेरी बाय हाइलाइटिंग इट एंड प्रेसिंग कंट्रोल एंटर, ये शॉर्टकट है क्वेरी रन करने का। माइस्क्ल में स्पेसिफिकली आपको क्वेरीज को हमेशा सेमीकोलन से एंड करना ही होता है। इसमें आप ये इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी सब में ऑप्शन होता है, इसमें आपको करना ही होता है। बट ऑल्सो यू नोटिस दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है? ओके। उसके अलावा ये मैंने एक रेफरेंस बना रखा है कि क्या-क्या सिंबल्स हम माइस्क्ल में यूज़ करेंगे। और मोस्ट ऑफ दीज़ आर अगेन काफ़ी सारे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ की हो गई या जो एसक्यूएल के अलग वेंडर्स हैं, उन सब में भी ये सारे यूज़ होते हैं कहीं न कहीं। बस एक जो यूज़ नहीं होता वो है ये वाला बैकटिक। बैकटिक इज़ स्पेसिफिक टू माइस्क्ल ओनली, और किसी में ये यूज़ नहीं करते, एट लीस्ट नॉट टू माय नॉलेज। तो इनका मैंने नाम दे रखा है क्योंकि जब मैं आपको क्वेरी समझाऊँगा तो आई विल यूज़ द नेम रादर देन सेइंग 1 के साइड वाली की। ठीक है? सो ये आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हो। और इनका मैंने वो भी लिखा है कि ये करते क्या हैं, व्हाट आर दे यूज्ड फॉर। सो आगे जाकर हम इनको प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे, बट इट इज़ गुड टू नो कि क्या-क्या हमारे ऑपरेटर्स होते हैं या सिंबल्स होते हैं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट आता है कमेंट करने का तरीका। सो कमेंट्स अगर मल्टी लाइन कमेंट्स हैं, तो यू कैन यूज़ दिस कॉम्बिनेशन फॉरवर्ड स्लैश स्टार, और शुरू करने के लिए कमेंट को, खत्म करने के लिए स्टार फॉरवर्ड स्लैश। ये आपका एक मल्टी लाइन कमेंट बना देगा। इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा वो रन ही नहीं होगा, ठीक है? दूसरा आता है आपका सिंगल लाइन कमेंट। तो आप बस 2 हाइफ़न्स को एक साथ लिख दो विदाउट एनी स्पेसेस, ये आपका एक सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और अगेन ये क्वेरी रन नहीं होगी क्योंकि ये कमेंटेड है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट कमिंग ऑन टू मेन एसक्यूएल, तो ये तो हमने ओवरऑल एक डिस्कस कर लिया कि डीबीएमएस का क्या आर्किटेक्चर होता है। अगर हम एसक्यूएल की बात करें, एसक्यूएल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब लैंग्वेजेस, ठीक है? सो उसमें से पहली लैंग्वेज है डीडीएल, व्हिच इज़ डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज। एक लैंग्वेज होती है आपकी डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का एक सब पार्ट और होता है व्हिच इज़ डीक्यूएल, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और एक आपकी होती है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज इज़ वेरी, इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। वो हम लोग एज़ एनालिस्ट या एज़ डेटा साइंटिस्ट यूज़ करते ही नहीं है।
वो अलग प्रोफाइल वाला काम हो जाता है। वी विल बी कवरिंग DDL, DML एंड DQL। और जस्ट एज़ अ काइंड ऑफ अ सजेशन या एक मेन पॉइंट एंड मान लो कि जो एनालिस्ट का काम होता है वो DQL के साथ ही होता है। ठीक है? सो व्हेन वी गेट ऑन टू DQL तो हम उसको और इन डेप्थ डिस्कस करेंगे। तो आइडियली आई थिंक जो मैंने प्लान बनाया है उसके हिसाब से वील स्टार्ट विद DQL मे बी बाय फ्राइडे या नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक आपका पूरा DQL में ही जाएगा। ओके, ये मैंने बता दिया शॉर्टकट। चलो अब आते हैं थोड़ा मेन काम पे, प्रैक्टिकल स्टफ। सो बिफोर वी स्टार्ट वर्किंग विद द DBMS हमें बताना होता है कि हमें एक डेटाबेस बनाना होता है, क्योंकि विदाउट अ डेटाबेस हम टेबल्स को स्टोर नहीं कर सकते। सो वी स्टार्ट ऑफ बाय क्रिएटिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस क्रिएट करने का सिंटैक्स है ये। दिस इज रिटन इन जनरल फॉर्मेट कि आप मतलब डेटाबेस नेम इज अ वेरिएबल थिंग, राइट? यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो। आई वुड सजेस्ट जब तक हम क्लास में हैं तब तक जैसा मैंने कोड लिखा है एग्जैक्टली वही फॉलो कर लो, डाउन टू द स्पेलिंग एरर्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि वो स्पेलिंग एरर्स मैंने इंटेंशनली डाले हैं, ताकि हम कुछ एरर वगैरह आएगा उसको डीबग कैसे करेंगे वो सीख लें। ठीक है? सो स्टार्ट ऑफ विद दिस, क्रिएट डेटाबेस नोटेक। यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज करा है, नोट्स में आप पढ़ोगे, परसिस्टेंट स्टोरेज। परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब, परसिस्टेंट की स्पेलिंग है, परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब क्या होता है कि आपने एक बार ये चीज बना दी, वो आपके DBMS में स्टोर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपने अगर MySQL बंद कर दिया तो वो सब उड़ जाएगा। एवरीथिंग दैट यू मेक इज सेव्ड। ठीक है? अनलेस आप उसको खुद से डिलीट कर दो। ठीक है? सो परसिस्टेंट स्टोरेज का मतलब बेसिकली ये होता है कि कोई चीज आपने बना दी वो सेव हो जाती है, इट इज नॉट डिलीटेड ऑटोमेटिकली। हाँ जी। हम्म। ओके, तो जैसे मान लो ये हमारी SQL है, मैं सॉरी एक्सेल है। अब इसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 2 3, दूसरी जगह में लिख सकता हूँ ABC। ठीक है? पर मैं 1 2 3 और ABC, 1 2 3 का मतलब हो गया ID, ABC का मतलब हो गया लेट्स से प्रोडक्ट नेम। अगर मैं इनको एक साथ स्टोर कर दूं ऐसे, तो इसमें प्रोडक्ट ID क्या है, प्रोडक्ट नेम क्या है, मुझे समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये दीज आर टू पीस डिफरेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो एक ही सेल के अंदर मैं टू डिफरेंट पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर सकता। आई कैन स्टोर ओनली इधर प्रोडक्ट ID या फिर प्रोडक्ट नेम। इनको मैं एक साथ एक ही सेल में नहीं कर सकता। देखो जैसे यहाँ पे अगर मैं ट्राई करूँ कि मैं इनको एक ही सेल में ले आऊँ, तो इसने दूसरी जो वैल्यू थी वो उड़ाई दी, दूसरी ABC जो वैल्यू लिखी थी वो उड़ा दी इसने। क्योंकि एक सेल में मैं मल्टीपल वैल्यूज नहीं स्टोर कर सकता। अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करेंगे तो इट लूजेस द मीनिंग कि उसके अंदर है क्या। ठीक है? राइट, सो ये हमने बना लिया, राइट? क्रिएट डेटाबेस नोडेक। सो क्रिएट डेटाबेस बेसिकली आपका कमांड है। एक और चीज थोड़ा ये मतलब टेक्निकल पॉइंट है। सो एसक्यूएल में आपके कमांड्स होते हैं और क्वेरीज होती हैं। कमांड इज बेसिकली समथिंग लाइक दिस, जैसे हमने कुछ एक चीज बनानी है या मॉडिफाई करना है। क्वेरी, अच्छा क्वेरी का वैसे मतलब क्या समझ आता है आपको? पूछ रहे हो, राइट? सो एसक्यूएल में भी सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। क्वेरी इज बेसिकली आप डेटाबेस से कुछ पूछ रहे हो, पर यहाँ पे हम डेटाबेस से पूछ नहीं रहे कुछ। यहाँ पे हम डेटाबेस को एक कमांड दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं कि ये डेटाबेस बनो। ठीक है? सो देर आर टू थिंग्स, कमांड्स एंड देन क्वेरीज। सो ये हमारा कमांड हो गया, क्योंकि हम डेटाबेस को कह रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग। ठीक है? हम लोग ये डेटाबेस बनाते हैं, मैं भी बना देता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मैंने ना इसको गलत बना दिया है, नाम गलत है इसका। मुझे ये रीनेम करना है। तो माई एसक्यूएल में आई कैन नॉट रीनेम अ डेटाबेस डायरेक्टली। मुझे क्या करना होगा, अगर मैंने गलत नाम का डेटाबेस बना दिया है, तो आई हैव टू डिलीट दिस डेटाबेस एंड देन मेक अ न्यू डेटाबेस विद द करेक्ट नेम। ठीक है?
सो डेटाबेस को डिलीट करने के लिए कमांड आता है ड्रॉप डेटाबेस, उसका डेटाबेस का नाम। ठीक है, डन। सो हम लोग अपना प्रॉपर डेटाबेस बना लेते हैं फिर नोटडेक्स का। पहले से बनाना करना है? कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब हमने अगर डेटाबेस बना लिया है तो हमें डीबीएमएस को बताना पड़ेगा कि मुझे किस डेटाबेस के साथ काम करना है बिफोर वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद द डेटा। गलती से डिलीट हो गया तो फिर हो गया डिलीट। एक होता है टीसीएल जो लैंग्वेज होती है, उसमें होती है चीज कि आप रोल बैक कर सकते हो। रोल बैक इज बेसिकली अंडू। और तो जैसे अगर आप अभी कंट्रोल जेड दबाओगे, उसका इस पे कुछ इम्पैक्ट, डेटाबेस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो हाँ, हाँ क्वेरी मतलब वो डेटाबेस पे कुछ नहीं होगा, बस वो जो भी आपने लिखा है ना उस पे कंट्रोल जेड हो जाएगा। पर जो डेटाबेस में डेटा वगैरह बना है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो अनडू फॉर डेटाबेसेस इज रोल बैक। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ टीसीएल। हमने अपना डेटाबेस बनाया। नाउ बिफोर वी कैन स्टार्ट वर्किंग विद द डेटा, वी नीड टू स्पेसिफाई कि भाई डीबीएमएस को यार मुझे ना ये वाला डेटाबेस यूज करना है। उसके लिए हम करते हैं यूज डेटाबेस नेम वाला कमांड। ठीक है, सो अब डीबीएमएस को पता है व्हाट डेटाबेस पे वो। डन। ओके, हमने डेटाबेस बता दिया कौन सा यूज कर रहे हैं। अब इस डेटाबेस में वी नीड टू क्रिएट सम टेबल्स, क्योंकि अभी इसमें कुछ है ही नहीं, तो हम करेंगे क्या। सो टेबल क्रिएट करने के लिए आपका एक कमांड होता है क्रिएट टेबल का। इसका सिंटैक्स कुछ ऐसा दिखता है। तो पहले मैं आपको सिंटैक्स समझाता हूँ, देन वी विल एक्चुअली क्रिएट अ टेबल। ठीक है, सो क्रिएट टेबल आपका नॉर्मल सिंटैक्स हो गया, कीवर्ड्स। टेबल नेम आप बताओगे जो भी टेबल का नाम है, आपकी पहली फील्ड जो भी है उसका नाम, एंड ट्राई टू मेक श्योर कि अपर केस एंड अंडरस्कोर के साथ ही बनाइए। फिर डेटा टाइप बताओगे कि इस कॉलम का डेटा टाइप क्या है। सिमिलरली हमारी दूसरी फील्ड, उसका डेटा टाइप क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आपके कितने भी फील्ड्स हो सकते हैं एक टेबल में, और उनके डेटा टाइप्स रिपीट भी कर सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, डजेंट मैटर। कमिंग ऑन टू डेटा टाइप्स, सो माई स्क्रिल में देर आर अ फ्यू बेसिक डेटा टाइप्स, इसके अलावा और भी होते हैं पर वो इतने ज़्यादा यूज नहीं होते, दे आर नॉट वेरी रेलिवेंट। अगर आपको कभी डाउट होता है, आप खुद से पढ़ते हो, यू कैन कम अप टू मी, आई विल क्लियर इट अप, पर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है वो स्पेसिफिकली। ठीक है, सो पहले आता है आपका कैर। कैर इज बेसिकली, आप नोटिस करोगे लिखा है फिक्स्ड लेंथ टेक्स्ट स्ट्रिंग वैल्यूज। तो इसका फिक्स्ड लेंथ का मतलब क्या है। अगर आप कहते हो कि मुझे कॉलम बनाना है लेट्स से नेम का, नेम की जो साइज है उसमें जो एक वैल्यू होगी, कितने कैरेक्टर्स होंगे, मैं कहता हूँ मुझे 5 रखना है। तो वो पूरे जितने भी कॉलम, या चलो 20 बोल देते हैं कि मुझे 20 रखना है। तो ये क्या करेगा कि पूरे जितने भी उस कॉलम में सेल्स बनेंगे उसमें हर बारी वो 20 कैरेक्टर्स एलोकेट करेगा। तो इवन दो 20 कैरेक्टर्स यूज नहीं हो रहे, फिर भी वो क्या करेगा, उसको जो स्पेस देगा
वो 20 कैरेक्टर्स वाली रहेगा। इससे क्या होता है, इसका ड्रॉबैक ये है कि आपका जो डेटाबेस में जो डेटाबेस टेबल बनती है वो हैवी हो जाती है, एंड सिंस इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ मेमोरी, कंप्यूटर को उसे फेच करके लाने में टाइम लगता है। ठीक है, तो हम ये जनरली यूज नहीं करते अनलेस आप श्योर हो कि मेरे सारे जो भी वैल्यूज होंगे वो हमेशा इतने लेंथ के रहेंगे, तब आप ये यूज कर सकते हो। उसका बेटर ऑल्टरनेटिव इज हम लोग varchar यूज कर लें। varchar इज बेसिकली, अगर मैं कहता हूँ कि अगेन नेम का कॉलम है, उसमें मैं कहता हूँ कि 20 कैरेक्टर्स होने चाहिए, तो वो कहेगा मैक्सिमम लिमिट इज 20, पर उसमें अलग अलग सेल्स में अलग जो भी अलग अलग वैल्यूज होंगी, जैसे कुछ में 5 कैरेक्टर्स आ गए, कुछ में 6 आ गए, कुछ में 10 आ गए, एंड सो ऑन, तो वो उनको अलग उतनी ही मेमोरी एलोकेट करेगा। दैट वे आपका जो कॉलम है वो इतना साइज कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है, सो यू हैव varchar। एक चीज और है, दिस इज स्पेसिफिक टू माई एसक्यूएल, और ये आई थिंक अगर आप मतलब इसमें जाते हो, जैसे इफ यू गो इन डीबीए वाला रोल, राइट, वहां पे ये चीज थोड़ी रेलिवेंट लगेगी, विच इज कि हम लोग अपने डेटाबेस में वी डोंट ओनली स्टोर टेक्स्ट या न्यूमेरिक डेटा, हम लोग और भी टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं, या और भी कैरेक्टर सेट्स होते हैं। सो जैसे जो अल्फाबेट होते हैं या नंबर्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ द ASCII कोड, ASCII या कुछ ऐसे अलग अलग होते हैं काफी सारे। सो ASCII में आपके सिर्फ अल्फाबेट्स, पंक्चुएशंस और नंबर्स होते हैं। तो अभी मैं जो डेटाबेस अगर मैं कोई कॉलम बनाता हूँ और मैं उसमें varchar यूज करता हूँ सिर्फ, ये क्या करेगा कॉलम, ये सिर्फ अल्फाबेट्स, पंक्चुएशंस और नंबर्स को रखेगा। इट विल नॉट स्टोर इमोजीज। सो फॉर एग्जांपल हम लोग फ्लिपकार्ट के लिए बना रहे हैं एक डेटाबेस या टेबल बना रहे हैं, उस टेबल में उनको स्टोर करना है कि मेरे प्रोडक्ट पे क्या क्या रिव्यू आया है। अब रिव्यू में तो होते हैं इमोजीज वगैरह होते हैं, राइट, तो हमें वो भी स्टोर करने हैं, बिकॉज अगर वी लूज आउट ऑन दैट इन्फॉर्मेशन तो वी आर लूजिंग आउट ऑन सम पार्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो ये अलाउड, मतलब ये प्रेफरेबल नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, व्हेन वी डिफाइन, अगर हमें ऐसा चाहिए कि अल्फाबेट, नंबर और पंक्चुएशन के अलावा और भी जो स्पेशल सिंबल्स होते हैं वो भी डेटाबेस में स्टोर या कॉलम में स्टोर हो जाए, वी डिफाइन दिस कोड बेसिकली। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि मुझे varchar की फील्ड बनानी है, साइज आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपका साइज रखना है। आप कह रहे हो कि पर इसका जो कैरेक्टर सेट है वो ASCII नहीं है, इट इज दिस UTF-8 MB4। सो UTF-8 बेसिकली आपका इंटरनेशनल या ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड एक कैरेक्टर सेट है। अगर आप जैसे अभी नोटपैड खोलते हो, इसके नीचे लिखा आएगा UTF-8। ठीक है, सो इसमें एक्चुअली में नहीं, ये मैं बाद में दिखाता हूँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। सो इसमें एक्चुअली में नोटपैड में यू कैन स्टोर इमोजीज एज वेल। ठीक है, सो UTF-8 सपोर्ट्स एवरी टाइप ऑफ कैरेक्टर, चाहे वो इवन इन फैक्ट ASCII कैरेक्टर सेट में ना आपका जो यूरोपियन कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे अल्फाबेट्स विद एक्सेंट्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कैफे का जो ई होता है उस पे एक्सेंट मार्क होता है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ये ASCII डेटा सेट, कैरेक्टर सेट। तो अगर आपका यूरोपियन डेटा है, चाइनीज डेटा है, संस्कृत डेटा है, कोई हिंदी डेटा है, वो सारे कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए हमको ये UTF-8 यूज करना होता है। सो जनरली अगेन दिस इज अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप UTF-8 MB4 वाला यूज कर लो फॉर्मेट, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ नॉर्मल varchar कॉलम। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव bool या boolean, ये दोनों कीवर्ड सेम ही काम करते हैं। सो ये आपकी वैल्यू स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स, दो ही अलाउड वैल्यूज हैं इसमें। हाँ, और वो MySQL में आपको 0 या 1 की तरह दिखेंगी, पर इनका बैकएंड में मतलब होता है ट्रू या फॉल्स। ठीक है, सो ट्रू इज 1 एंड फॉल्स इज 0। इसका एक्चुअली उल्टा लिख दे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव इंटीजर या इंट। तो अगेन ये दोनों सेम काम करते हैं, आपकी प्रेफरेंस है आपको कौन सा यूज करना है। आई यूज इंट यूजुअली। इंट बेसिकली आपके होल नंबर वैल्यूज को स्टोर करता है, एंड इसके अलावा मतलब और भी टाइप के इंट डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे एक बिग इंट होता है, स्मॉल इंट होता है, बट अगेन प्रैक्टिकली वो इतना यूज नहीं होता है, एंड उनका मतलब है सेम कि वो होल नंबर वैल्यू स्टोर करता है। बट डिफरेंस इज क्यों इतने सारे होते हैं इंटीजर डेटा टाइप्स, बिकॉज वो डिफरेंट रेंजेस स्टोर करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल जो इंट डेटा टाइप है, इट स्टोर्स आई थिंक 2.9 बिलियन, माइनस 2.9 बिलियन से, या आई थिंक ट्रिलियन होते हैं, मुझे ध्यान नहीं है, ये देख सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड, ओके, माई एस क्यू एल डेटा, तो इसकी रेंज क्या होती है वो देख लेते हैं।
तो आप देखोगे काफ़ी सारे डेटा टाइप्स हैं, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो मेरे पास एक आ रहा है स्मॉल इंट, एक टाइनी इंट और मीडियम, बिग इंट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इनकी रेंजेस आप देखोगे अलग अलग आ रही है। तो इसकी रेंज इतनी है। तो बेसिकली इस रेंज का मतलब क्या है, अगर मैंने एक स्मॉल इंट का कॉलम बनाया है, मैं उसमें मान लो वैल्यू डालता हूँ 33,000, तो वो 33,000 को लेगा ही नहीं क्योंकि वो उस रेंज में नहीं आता। सिमिलरली अगर मैं कोई वैल्यू बनाता हूँ विच इज ग्रेटर दैन या लेस दैन दिस, वो वैल्यू मेरे इंट कॉलम में स्टोर नहीं होगी। आई हैव टू यूज बिग इंट, एंड एटलीस्ट इन माई एक्सपीरियंस मैंने बिग इंट कभी यूज नहीं करा, ठीक है। बहुत ही, अगर आप करेंसी के हिसाब से भी देखोगे, मान लो आप एक ये स्टोर कर रहे हो कि कितने पैसे हैं किसी के पास, या एक प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का है या कितने डॉलर्स का है, कभी भी आई थिंक इतना तो नहीं होगा। कितना आ रही है? 2.1 बिलियन। तो -2.1 से लेके +2.1 बिलियन से ज्यादा एक सिंगल रो में कुछ वैल्यू नहीं आ सकती कभी, राइट। सो या, सो यू हैव दीज वैल्यूज, इनके बस रेंज डिफर करते हैं कौन सी वैल्यूज अलाउड है इसमें, ठीक है। इनके इतने सारे रखे कि इनके साइज, मतलब कभी कभी क्या होता है, हमें जैसे इंट है, हमारी जो हमें अगर हमें ये पता है कि हमारी वैल्यू कभी इस रेंज में जानी नहीं है या कभी इस रेंज से बाहर ही नहीं जानी, तो हम लोग स्मॉल इंट यूज कर सकते हैं क्योंकि ये मेमोरी कम कंज्यूम करेगा। तो सारा बेसिकली आपका आता है मेमोरी के उस पर कि कितनी मेमोरी यूज हो रही है। तो जैसे इवन कैर और वारकार है, वो भी इसी रीजन से मतलब वारकार क्यों यूज करते हैं क्योंकि वो मेमोरी कम कंज्यूम करते हैं, वरना कैर और वारकार सेम ही काम करते हैं। सिमिलरली इंट और जो बाकी सारे उसके डेटा टाइप्स हैं, दे आल्सो जस्ट डिफाइन कि कितना मेमोरी कंज्यूम। हाँ, नहीं मतलब इसमें फिक्स रहता है, जैसे आपके, जैसे ये जो रेंज है ना, ये हर बारी, सो बेसिकली दिस इज 255 का मतलब होता है 8 बाइट। तो इसका क्या मतलब है कि आपके हर सेल विल कंज्यूम 8 बाइट्स ऑफ मेमोरी। बिग इंट इंट में आपकी स्टोर है, इसमें भी आई थिंक इसमें भी 80 बाइट है, मुझे ऐसे ध्यान नहीं है, पर इसमें मतलब इसमें ऐसे ज़्यादा मेमोरी यूज़ होती है कंपेयर टू स्मॉल एंड, क्योंकि इसका रेंज बड़ा है। तो बेसिकली, पर ज़ीरो भी दोगे तब भी वो सेम, हाँ। तो मान लो जैसे बेसिकली लेट्स से 20 बाइट्स यूज़ हो रहे हैं एक सेल में, अगर आपके कॉलम में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ रोज, तो 20 बाइट्स इंटू 1000 उतने बाइट्स आपकी मेमोरी कंज्यूम हो, ठीक है। तो इट कम्स डाउन टू मेमोरी कि आपको कितना एफिशिएंट बनाना है। तो पर जनरली वी यूज इंट ओनली। इंट इज वेरी अकोमोडेटिंग, इसमें जो पॉसिबल वैल्यूज होती हैं वो सारी आ जाती हैं, ठीक है। फिर आता है आपका डेसिमल। डेसिमल इज अ बेसिकली डेसिमल डेटा टाइप, इसमें आपके जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज होती हैं वो आ जाती है। सो इसमें आपके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक्चुअली वारकार में भी होता है, वो भी लिख देता हूँ, वारकार। और ठीक है, सो साइजेस बेसिकली कितने कैरेक्टर्स आप अलाउ करना चाहते हो, ठीक है। सो डेसिमल में आपके दो पैरामीटर्स आते हैं विच आर स्केल एंड प्रिसिशन। स्केल इज बेसिकली आपका जो नंबर होगा उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होंगे, कंसिडरिंग डेसिमल पॉइंट से पहले और डेसिमल पॉइंट के बाद। एंड प्रिसिशन इज कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स होंगे। तो आप कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि मैं यहाँ पे भी 3 डाल दूँ और यहाँ पे भी 3 डाल दूँ। एसक्यूएल कहेगा ये इनकरेक्ट है, क्योंकि तुम कह रहे हो कि देयर शुड बी 3 डिजिट्स, बट वो तीनों डिजिट्स आपके डेसिमल पॉइंट के बाद आ रहे हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है एसक्यूएल के लिए कि डेसिमल पॉइंट से पहले कुछ आए ही ना। तो मुझे अगर 3 डेसिमल प्लेसेस देने हैं, मुझे यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्केल इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, प्रिसिशन इज द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। देन आता है आपका डेट। डेट इज बेसिकली एज एन इंस्टेंस डेट वैल्यूज के लिए। एसक्यूएल में या कंप्यूटर में ओवरऑल आपकी जो डेट्स होती हैं बैकएंड में वो इस फॉर्मेट में स्टोर, दिस इज द स्टैंडर्ड डेट फॉर्मेट, जिसमें सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सारे जो भी टेक्नोलॉजीज होती हैं, दे स्टोर डेट्स लाइक दिस, ठीक है, मतलब एटलीस्ट दिखाने के लिए। एंड देन यू हैव अनदर डेटा टाइप व्हिच इज डेट टाइम। ये इट्स सेम एज डेट, ओनली इसमें आपका टाइम का कंपोनेंट आ जाता है, ये वाला, ठीक है।
इनका साइज हमेशा फिक्स रहता है, सो डेट ऑलवेज कंज्यूम्स आई थिंक 10 बाइट्स, whereas डेट टाइम कंज्यूम्स 19 बाइट्स, क्योंकि इसमें एक स्पेस भी आती है, वो भी एक पर्टिकुलर मतलब 1 बाइट लेती है। ठीक है। ठीक है, सो हम लोग टेबल बनाते हैं फाइनली अपनी। सो मैंने जिस फॉर्मेट में लिखा है, दिस इज अगेन द वे, मतलब एक बेस्ट प्रैक्टिस है बेसिकली। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, पर इससे आपका अगेन थोड़ा रीडेबल रहता है कि आपकी जो टेबल है उससे आपने क्या क्या कॉलम्स बनाए हैं और उनका डेटा टाइप वगैरह क्या है। ठीक है, सो ट्राई टू राइट इट लाइक दिस। अगर आप स्लो भी लिखते हो, मतलब थोड़ा धीरे हो जाते लिखना, डोंट वरी, पर ट्राई टू काइंड ऑफ इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट। एनी डाउट सो फार? सेम, बिल्कुल सेम। श्योर कि आप लोग स्पेलिंग्स बिल्कुल जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख रहे हो, क्योंकि आगे हम जो क्वेरीज लिखेंगे दे आर बेस्ड ऑन दिस ओनली।
मेरे को बता देना जब भी हो जाए, फिर वी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, डन सबका। ठीक है, रन कर लेते हैं। सब मेरे डेटाबेस में टेबल बन गया। ठीक है, अब जब हमने ये टेबल बनाई है, इसमें कुछ डेटा भी है नहीं क्योंकि हमने डेटा कुछ डाला ही नहीं। ठीक है, सो इसको व्यू कर लेते हैं। हमने सेलेक्ट वैसे पहले ही कर लिया है, बट दोबारा अगर देखें, जस्ट टू व्यू द टेबल, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम द टेबल थीम। तो अभी इसमें मेरे सिर्फ हेडर्स आ रहे हैं और ठीक है। सो एक तरीका है कि हम ये जो स्टार या एस्टरिस्क वाला ऑपरेटर है, ये यूज कर लें टू व्यू ऑल द डेटा इन आर टेबल। या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन स्पेसिफाई द नेम ऑफ ईच फील्ड, कि हमें कौन कौन सी फील्ड्स देखनी है। तो आइडियली मैं अगेन सेम ही फॉर्मेट फॉलो करता हूँ कि जैसे क्रिएट में हमने लिखा है ना, फील्ड वन फिर कॉमा फील्ड टू, ऐसे करके आई फॉलो द सेम फॉर्मेट फॉर सेलेक्ट एज वेल। इसका एडवांटेज क्या होता है, मान लो आपको एक रो को गायब कर, मतलब जब सेलेक्ट में लिख रहे हो आपको एक रो हटानी है उसमें से, बस एक कॉलम को डीसेलेक्ट कर, आप सिंपली उसको कमेंट आउट कर सकते हो। पर अगर आप कॉमा को बाद में लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा इंस्टेड ऑफ पहले, तो क्या होगा कि लेट्स से दिस इज माय लास्ट, मैं लास्ट वाली कोई वो करना चाहता हूँ कि ये वाली ना दिखे, मैंने इसे कमेंट आउट करा। अब क्या होगा, ये एसक्यूएल मुझे एरर थ्रो कर देगा कि यार यहाँ पे कॉमा है, इसके बाद कुछ है नहीं। तो ऐसे केसेस को अवॉइड करने के लिए जनरली हम ऐसे ही लिख देते क्वेरी को, कि कॉमा पहले लिख दो, देन योर फील्ड नेम एंड सो ऑन। ठीक है, सो कमिंग बैक टू दिस, हमने अभी सेलेक्ट ऑल करा है, इसमें कुछ भी नहीं आ रहा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं अभी। सो यहाँ पे आपका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है और ये बार बार आते रहेगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, विच इज ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। सो आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा, बॉड मास होता है, पीएम डास होता है, राइट। सो क्या होता है वैसे फुल फॉर्म बॉड मास और पीएम डास का? बॉड मास इज ब्रैकेट ओपन, क्या होता है ऑफ, ऑर्डर नहीं होता, 3 रेज टू द पावर ऐसे ऑर्डर होता था जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा, ओके, ऑफ डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पीएम डास का क्या फुल फॉर्म होता है? नहीं पता? parenthesis, which are the same as brackets, exponentiation. Exponentiation is 2 raised by 3, 3 raised by 3, so on and so forth. Then same multiplication, division, addition, subtraction. ठीक है, ये हर जगह यूज होता है। नहीं, ये दोनों सेम ही होते हैं, अलग अलग नहीं है, सेम ही है दोनों। सो सेम कैसे है, जैसे आपने नोट करा कि मल्टीप्लिकेशन इसमें बाद में आ रहा है, इसमें पहले आ रहा है। अगर आप ओके, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जाते हैं। अगर मैं जैसे मान लो एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लिखा 1 + 2, ये होगी हमारी एडिशन। सिमिलरली अगर मैं लिखूँ सब्ट्रैक्शन के लिए 1 - 3 लिखा से, 1 - 3 को कोई और तरीका है लिखने का? हाँ, हाँ, 1 + -3। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, माइनस या सब्ट्रैक्शन जैसे कुछ होता ही नहीं है, इट इज सिंपली अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। ये हमारा नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर है, उनके बीच में एडिशन हो रहा है, राइट। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन जो होते हैं, दे आर ऑल्सो द सेम। तो आप नोटिस करोगे कि अगर मुझे किसी को हाफ करना है, आई कैन ईदर राइट दिस 10/2, या मैं ये लिख सकता हूँ 10 × 0. दोनों सेम ही काम कर रहे हैं ना।
तो ये भी जो हमने लिखा है बाई टू, इसको एक तरीका और है लिखने का, विच इज इक्वल टू दिस ओनली। तो डिविजन एक्चुअली में कुछ होता ही नहीं अलग, जस्ट लाइक सब्ट्रैक्शन इज नॉट एनीथिंग डिफरेंट, इट इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडिशन। सिमिलरली डिविजन इज अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये दोनों इवन दो लिखे हैं कि ऐसे ऑर्डर में होते हैं, बट एक्चुअली में दे आर बोथ द सेम थिंग, ये दोनों और ये दोनों। ये दोनों अगर अलग नहीं होते, सेम नहीं होते। ब्रैकेट ऑफ, ऑफ पे यार मुझे वैसे डाउट हो रहा है, ऑर्डर होता है ना, मुझे लगा कुछ नया आ गया शायद, टाइम हो गया काफी स्कूल के। सो ब्रैकेट ऑर्डर एंड पेरेंथीसिस एक्सपोनेंशिएशन। सो बेसिकली ये मान लो कोक और पेप्सी वाला हिसाब है, कोई ये फॉलो करता है बॉडमास, कोई ये पीएमडास फॉलो करता है, बट दे बोथ मीन द सेम थिंग, विच इज कि पहले कोई भी कैलकुलेशन जो होती है अरिथमेटिक कैलकुलेशन, पहले हम लोग ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर जो भी कैलकुलेशन हो रही है पहले वी स्टार्ट विद दैट, फिर हम लोग जो ऑर्डर वाला पार्ट है वो करते हैं, कि मेरा जो भी 3 रेज़ टू पावर n फलाना का वो करेंगे। उसके बाद जाके वी स्टार्ट विद मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ईदर आर इंटरचेंजेबल बिकॉज दे आर द सेम थिंग, एंड देन वी मूव ऑन टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन व्हिच आर अगेन द सेम थिंग। ठीक है। सो ऐसे ही सिमिलरली आपका एसक्यूएल में भी होता है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, व्हिच इज बेसिकली आपका जो क्वेरी आप लिखते हो, सो अगेन क्वेरी जो लिखते हैं नॉट कमांड, जो हम क्वेरी लिखते हैं वो भी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में एग्जीक्यूट होती है। सो एसक्यूएल में सबसे पहले ये हम अगेन जैसे जैसे और कीवर्ड सीखेंगे ये अपडेट होती जाएगी हर सेशन में। ठीक है, बट दिस इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट। पहले आपके दो चीजें आती हैं, अभी हमने कहा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, इसमें सबसे पहले एसक्यूएल क्या करता है, इवन तो हमने पहले सेलेक्ट लिखा हुआ है, पहले वो एक्चुअली फ्रॉम को रन करता है। सो पहले आपके डीबीएमएस में से टेबल फेच हो गया, जहाँ पे आपने क्वेरी लिखी है वहां पे पहले टेबल आती है। टेबल आने के बाद वो कहते हैं अच्छा इसने बोला कि मुझे ये कॉलम चाहिए, या तो मुझे सारा डेटा चाहिए या फिर मुझे कुछ कुछ डेटा चाहिए। तो पहले आपकी पूरी की पूरी टेबल आती है, जब पूरी टेबल आती है उसके बाद जाके आपका सिलेक्ट। ठीक है, सो वी स्टार्ट ऑफ विद दिस, इसके बाद हम और भी देखेंगे क्या क्या ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन होता है। ओके, सो अब एक बार देखते हैं जरा टेबल को वापस से। मैं इसमें देख रहा हूँ कि मैंने शायद कुछ नाम गलत कर दिया है। सो बेसिकली मुझे फर्स्ट डेट बर्थ की जगह डेट ऑफ बर्थ लिखना था, एंड लाइकवाइज डेट ज्वाइनिंग की जगह डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखना था। तो मुझे अब इनमें फील्ड्स को रीनेम करना है। सो हाउ डू आई रीनेम फील्ड्स इन अ टेबल? आई कैन यूज दी ऑल्टर कमांड। ठीक है, सो ऑल्टर कमांड ओवरऑल आपकी जो डेटाबेस की टेबल्स होती हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए यूज होता है। वन ऑफ द थिंग्स यू कैन डू विद ऑल्टर कमांड इज टू रीनेम द फील्ड्स इन योर टेबल। एक सो दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट। इसके अलावा एक और तरीका होता है रीनेम करने का, अगेन ऑल्टर को यूज करके, पर वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा तरीका है। यू कैन यूज दिस वे, दिस इज जस्ट द सेम। ऑल्टर टेबल कमांड लिखा, टेबल जिसके अंदर वो कॉलम है जो हमें रीनेम करना है, रीनेम कॉलम जो एक्चुअल अभी कॉलम का नाम है वो, टू जो नया नाम हमें देना है वो। सो हम लोग क्या करते हैं, अभी बर्थ डेट जो क्या है, क्या लिखा है, बर्थ डेट, डेट बर्थ लिखा है, डेट बर्थ है ना, इसको डेट ऑफ बर्थ में रीनेम कर देता है। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये आपका एक्चुअली में बैकएंड में चेंजेस कर रहा है, नॉट जैसे सेलेक्ट में था ना, हमने लास्ट टाइम एलियासिंग करा था, तो ये एलियासिंग जैसा नहीं है, ये परमानेंट चेंज है।
ठीक है, डन। देखें चेंज हुआ कि नहीं। सो सेलेक्ट वापस से चलाता हूँ मैं। ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ हो चुका है। कूल। कोई डाउट यहाँ तक। अब एक और चीज देखते हैं, मैंने शायद एक और गलती करी है। अच्छा, एक बार इसको देखो, ये जो हमने पूरा क्रिएट वाला कमांड लिखा है, इसमें क्या मतलब, एक एक करके देखो एंड बताओ व्हाट कैन बी रॉन्ग विद दिस। चल तो क्या था, एरर तो नहीं इसमें कुछ। तो फिर भी क्या चीज गलत है इसमें। क्या। हाँ, ये है कि हमें जो नाम स्टोर कर रहे हैं, बताता हूँ। सो ए स्टूडेंट बेसिकली कह रहे हैं कि वेदर जो रिकॉर्ड है, जो बंदा का नाम हमने स्टोर करा है, वो स्टूडेंट है या फिर वर्किंग प्रोफेशनल है। तो यस और नो बेसिकली। हाँ, डेसिमल में 5 और 2 इसलिए लिखा है क्योंकि जो वेट है, वेट मुझे एज अ डेसिमल नंबर स्टोर करना है। तो डेसिमल नंबर जो स्टोर होगा, इट विल हैव 5 डिजिट्स इन टोटल। उसमें से 2 डिजिट्स मेरे डेसिमल पॉइंट के बाद हैं। ठीक है, तो मतलब जैसे बेसिकली 999.99, दैट्स द मैक्सिमम वेट जो मैं वेट वाले कॉलम में डाल सकता हूँ। जो रियलिस्टिक भी, इससे ज़्यादा वेट हो नहीं सकता किसी का, किसी इंसान का मतलब। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है वैसे, कुछ और है इसमें कुछ प्रॉब्लम। वो तो है ही, वो तो आपका असाइनमेंट है। क्या चीज। नहीं आ जाएगी। हाइट में। यस। सो हाइट, हाइट में वैसे क्या एंड क्या, नल वाली नहीं आएगी। नहीं, नल वाली तो आ सकती है हाइट में। दिक्कत ऐसे हाइट एंड की है। हाइट जो है, अगर हम सेंटीमीटर्स में स्टोर करते हैं, तो अगर मैं इसमें मान डालता हूँ जैसे लेट्स से 172.27, तो ये सिर्फ 172 वाला पार्ट ही रखेगा। जो दूसरा पार्ट है डेसिमल वाला, वो तो हट ही जाएगा। सो अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू चेंज द डेटा टाइप ऑफ माय कॉलम। अब टेबल मैंने बना दी है। एक तरीके की मैं टेबल डिलीट ही कर दूँ और मैं इसको दोबारा से बना दूँ। दूसरा तरीका है कि मैं ऑल्टर कमांड से सिर्फ डेटा टाइप चेंज कर दूँ अपने कॉलम का। ठीक है। सो हाइट वाला आपको वैसे एज एन असाइनमेंट करना है। मैं भी इसको डेट में ही कन्वर्ट कर रहा हूँ, एक सेकेंड। ठीक है, ये वाला लिख लो कमांड। मैं जो हमने क्वेरी लिखी है, इसमें कुछ प्रॉब्लमैटिक लग रहा है। नहीं, वो नहीं, सिंटैक्स एरर नहीं। कुछ और जैसे, अच्छा ओके, सो जब आप, एक जनरल गाइडलाइन है, जो आप कोड करते हो, तो आइडियली क्या करते हैं, क्योंकि कोड में देर आर सो मेनी कीज ऑन द कीबोर्ड, हमें सबको कुछ ना कुछ पर्पस के लिए प्रेस करना होता है। हम ट्राई करते हैं कि वी मिनिमाइज आर की स्ट्रोक। की स्ट्रोक इज बेसिकली कि आप कौन कौन से कीज को दबा रहे हो। तो जब हम कोड करते हैं कुछ भी, चाहे वो एसक्यूएल हो, पाइथन हो, कुछ भी हो, वी ट्राई कि हम कम से कम कीज को यूज करें। तो जैसे एक और, जब हम पाइथन पढ़ना शुरू करेंगे, मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि नेवर यूज डबल कोट्स। क्योंकि पाइथन में डबल कोट्स और सिंगल कोट्स या अपॉस्ट्रोफी, ये दोनों सेम ही काम करते हैं। तो जनरली प्रोग्रामिंग में वी ऑलवेज यूज सिंगल कोट्स ओनली। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज जब आपको डबल कोट यूज करना होता है, आपको शिफ्ट और कोट वाला बटन दबाना होता है। तो आप एक चीज के लिए दो कीज दबा रहे हो। अब जब आप कोडिंग करते हो, तो देर आर सो मेनी कीज टू प्रेस, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो ऐसे आप अपना खुद का टाइम बचाते हैं। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे एक दिक्कत क्या है विद दिस कमांड,
मैंने डेट ऑफ बर्थ 2 बार ही लिखा हुआ। तो MySQL में बेसिकली क्या होता है कि मैं कॉलम को रीनेम कर सकता हूँ यूजिंग अ सिमिलर सिंटैक्स। जैसे मान लो मुझे इसको रीनेम करना है डेट ऑफ बर्थ को टू DOB, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ओल्ड नेम लिखा और अपना न्यू नेम लिख दिया DOB विद द डेटा टाइप। इससे मेरा जो कॉलम का नाम है वो चेंज हो जाएगा। पर कॉलम का नाम चेंज करने के लिए वाई डू आई नीड टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप? मुझे तो बस कॉलम नेम चेंज करना है। तो बेटर है कि मैं ये वाला कमांड यूज कर लूँ, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। सिमिलरली डेटा टाइप को चेंज करने के लिए भी ये तरीका है, पर इसका बेटर तरीका है वी यूज द मॉडिफाई कीवर्ड। इसमें आप देखोगे रिलेटिवली दोनों, मतलब ये ज्यादा बड़ी क्वेरी है, ये थोड़ी छोटी क्वेरी है, तो इसमें कम की स्ट्रोक्स है। ये काम यही कर सेम ही कर रही है, डेटा टाइप चेंज कर रही है दोनों, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट टू राइट देन दिस। एक और रीजन जो होता है की स्ट्रोक्स कम क्यों करते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा की स्ट्रोक्स होंगे उतना ज्यादा स्कोप ऑफ एरर होगा। तो जो आप कोड लिखते हो सकता है उसमें आपने कुछ गलत की प्रेस कर दी, मैंने शिफ्ट की जगह अप एरो और वो दबा दिया, ऐसे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, सो टू अवॉइड दैट हम कम से कम की स्ट्रोक्स रखते हैं व्हाइल वी आर कोडिंग। ठीक है, ये वाला कमांड लिख लो। ये वाला भी लिख लो, हाइट वाला, एंड लेट मी नो वंस इट्स डन, फिर विल मूव फॉरवर्ड। डन, आगे बढ़े, कोई डाउट्स? नहीं, मल्टीपल नेम एक साथ आ जाए उस पर। अगर हमें, ओके, सो मैंने एक और चीज नोटिस करी मेरी टेबल में, एक गलती और है, विच इज कि मैंने वेट के 2 कॉलम्स बना रखे हैं। जरूरत तो है नहीं, वेट तो एक ही होगा। तो मुझे अब ये वाला कॉलम हटाना है। आइडियली मैं वेट 2 ही हटा देता हूँ क्योंकि इसका डेटा टाइप भी गलत है। सो टू रिमूव कॉलम्स या ड्रॉप कॉलम्स, हाँ, वी यूज ड्रॉप कमांड। सो ऑल्टर टेबल, ड्रॉप कॉलम, ओके, और कॉलम का नाम। अभी अगेन मैंने वेट 2 नहीं लिखा, मैंने वेट लिखा है, कॉपी दिस। इस टाइम मैं बताऊंगा क्यों हम लोग इसे हटा रहे हैं। सो हम लोग बेसिकली वेट भी हटा रहे हैं एंड वेट 2 भी हटा रहे हैं। ठीक है, डन। अभी के लिए यस, बाद में बताऊंगा इसका शॉर्टकट।
ठीक है, डन। किसी का कॉलम लिख रहे हैं, किसी कॉलम जिस मॉडिफाई में हमने कॉलम नहीं लिखा। वो सिंटैक्स का ही रूल है, ऐसे कोई लॉजिक नहीं है। एक्चुअली एक लॉजिक ये हो सकता है, एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग, ड्रॉप थोड़ा सा जनरल कीवर्ड है। इट इज़ यूज फॉर ड्रॉपिंग डेटाबेसेस, ड्रॉपिंग टेबल्स। तो इसलिए हम इसको स्पेसिफिकली बता रहे हैं कि ड्रॉप कॉलम ये इसका पार्ट है, इस वाली क्वेरी का। वरना क्या कर सकते हैं, एसक्यूएल को लगेगा दिस इज द क्वेरी। तो अगर मैंने लिख दिया ड्रॉप वेट टू, वो कहेगा यार वेट टू जैसा तो कुछ है ही नहीं डेटाबेस में, तो क्या डिलीट। रीनेम में कहाँ गया, एक सेकंड। रीनेम कहाँ है इसमें, है तो रीनेम कॉलम। इसमें भी हाँ, कौन क्योंकि हाँ, वेट और वेट टू। हाँ, रीनेम भी तो पहले जो पुराना वाला वर्जन था उसमें डेटाबेस को आप डायरेक्टली रीनेम कर सकते थे, पर अब जो नया वाला वर्जन है उसमें हटा दिया। तो पहले मतलब आपको डेटाबेस डिलीट नहीं करना पड़ता था, एक रीनेम है। अब नहीं कर सकते वो नए वर्जन में। तो वो शायद इसलिए अभी भी रखा हुआ है रीनेम कॉलम। हाँ, सो हमने वेट और वेट टू दोनों हटा दिए। बट मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलती से वेट वाला कॉलम डिलीट कर दिया है ना। मुझे वेट तो चाहिए था। तो we can use alter command to add fields to a table as well. And this is the syntax for it. ठीक है, डन। आगे बढ़े। ओके, बिफोर वी गो फॉरवर्ड, एक मैं टेक्निकल चीज और बता देता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल जब हम अपनी क्रिएट वाली क्वेरी पे आते हैं, इसमें मैंने आपको बताया था एक दिक्कत है, एक एरर है। ठीक है, एरर क्या था वो कि हाइट को मैंने इंट में करा हुआ है जबकि डेसिमल में होना चाहिए। पर जब मैंने इसको रन करा क्वेरी को, तो कुछ एरर तो आया ही नहीं। क्वेरी तो रन हो गई, यहाँ पे ग्रीन ही दिखा रहा था, राइट। आई थिंक अभी तक कुछ रेट आया नहीं है। एक सेकंड, एक्सपैंड कैसे होता है। एरर एक भी नहीं आया अभी तक, मैंने सारी क्वेरीज रन करी है। तो मतलब इसमें कुछ एसक्यूएल के हिसाब से एरर नहीं है। जो एरर था वो था मेरे हिसाब से, या क्लाइंट के हिसाब से, या जो डेवलपर है उसके हिसाब से। तो ये जो एरर है इसको बोलते हैं हम लॉजिकल एरर या सिमेंटिक एरर। सिमेंटिक एरर इज समथिंग जो कोड में तो चल जाएगा, कोड फटेगा नहीं उससे, बट इट डजंट मेक सेंस इन रियल वर्ल्ड। हाइट को आप इंट की तरह नहीं स्टोर कर सकते क्योंकि वो होल नंबर में नहीं आएगा, लॉजिकली इनकरेक्ट। पर कोड के हिसाब से या एसक्यूएल के हिसाब से दिस इज फाइन। वो लॉजिक, सिंटैक्स वगैरह सब सही है। ठीक है, सो ऐसे टाइप के जो एरर्स होते हैं, ये वाला टाइप का, दीज आर कॉल्ड सिमेंटिक या लॉजिकल एरर्स। बाकी जो एरर्स आपको आएंगे, मोस्टली जो आपको एरर्स आएंगे इन एसक्यूएल, दोस विल बी सिंटैक्स एरर्स, की सिंटैक्स से आपने गलत लिख दिया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है इसमें। सो अभी जैसे हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, कोई क्या कहते हैं, हम कोई टॉपिक पे होंगे, आपको कोई एरर आता है, तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा वो सिंटैक्स एरर है या फिर लॉजिकल एरर। एंड देन यू नीड टू डिसाइड अकॉर्डिंगली कि मेरा लॉजिक गलत है या सिंटैक्स। अगर सिंटैक्स गलत है तो आइडियली यू शुड बी एबल टू डीबग इट, थोड़ा सा दोबारा देख के। अगर लॉजिक गलत है तो फिर आप थोड़ा पूछ सकते हो कि भाई ये मैंने ऐसे लिखा है, ये सही है या गलत है। ठीक है, या मुझसे भी पूछ सकते हो कि सर ये सही है या गलत है। ओके, राइट। सो हम लोग एक साथ मल्टीपल फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे अभी हमने एक ही फील्ड ऐड करी है। वी कैन ऐड मल्टीपल फील्ड्स यूजिंग दिस सिंटैक्स। तो आइडियली आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग कि ऐसे 5,000 टाइप के सिंटैक्स हैं अलग अलग, आप एक सिंटैक्स याद कर लो जो हर केस में चल जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में अगर मैं ये वाला सिंटैक्स यूज करता हूँ, दिस विल वर्क फॉर सिंगल फील्ड ऑल्सो एंड मल्टीपल फील्ड ऑल्सो। पर ये वाला जो सिंटैक्स है
दिस विल ओनली वर्क फॉर सिंगल फील्ड्स। तो इट इज बेटर कि मैं एक ही चीज याद रखूं विच इज दिस। क्यों? क्योंकि अगर मैं 10,000 सिंटैक्स याद रखने बैठ चलूंगा तो फिर मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या क्या करना। ठीक है। So this is another way to add fields to your table and adding multiple fields at once. So आप ये लिख लो एक बारी। ये मैंने रन करा। ठीक है, रन करो एंड लेट मी नो। ये लास्ट वाला। ये चल जाए तो बताना रन करने के बाद मतलब। चल गया? सक्सेसफुली चले या फिर एरर है? यस। यस। तो एक और चीज आप नोटिस करोगे कि जब आपने क्वेरी लिखी है, सॉरी कमांड लिखा है नॉट क्वेरी, तो ये वर्कबेंच में जो मैं एडिटर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे एक रेड क्रॉस आ रहा है। तो ये रेड क्रॉस जनरली वहां पर आता है जहाँ पे सिंटैक्स में या कुछ सिंटैक्स में एरर है बेसिकली। सो सिंटैक्स में अगर एरर है तो ये उस पर्टिकुलर लाइन पे आ जाएगा। पर इसका एक ड्रॉबैक ये है कि ये सिर्फ पहली वाली लाइन पर है। अगर आप नोटिस करोगे कि फुल नेम में स्पेस है इसलिए ये एरर दे रहा है। वैसे ही इस हो के मेरी स्पेस है पर यहाँ पे कुछ एरर नहीं आता। तो इसने हाईलाइट करे सिर्फ फर्स्ट एरर, पर उस क्वेरी में अगर और एरर्स होंगे वो हाईलाइट नहीं होंगे। तो एक ही लाइन में सारी चीजें लिख। एक ही लाइन में लिख लो तो पता कैसे चलेगा कि कौन से पार्ट में एरर आ रहा है, क्योंकि वो तो इतना आगे होगा। राइट। ठीक है। सो इससे मैं ये आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ कि शायद एरर आ रहा है। पर अगर मान लो बहुत ही बड़ी क्वेरी है और उसमें बहुत सारे एरर्स हैं, तो सिर्फ पहला ही एरर हाईलाइट हो रहा है, बाकी सारे हो नहीं रहे। तो मैं उसको 10 बार ही रन करूंगा तब जाके वो फाइनली चलेगी क्वेरी। सो जनरली हम क्या करते हैं जब एक जगह एरर आता है कुछ, वी सी वी रिवाइज द एंटायर कोड, ताकि हम देख लें कहीं कोई और एरर तो नहीं आ गया सिमिलर या कोई और तरीके का। ठीक है, ताकि बार बार हमें उसको रन करके फेल करके ऐसे नहीं करना पड़े। ठीक है। सो अब इसमें एरर आ रहे हैं बिकॉज देयर इज स्पेस इन द हेडर नेम। बाकी तो ठीक ही है, मैंने डेटा टाइप सही डाला है और सारा कुछ सही रखा है। सो जो आपके हेडर नेम्स में एसक्यूएल में देयर आर स्पेसेस, तो इन माई एसक्यूएल आप बैकटिक में उनको रैप कर देते हो। वैसे जनरली अगेन रिकमेंडेड नहीं है कि आपके हेडर्स में स्पेसेस या स्पेशल कैरेक्टर्स हो, नंबर्स भी अलाउड नहीं होते। बट अगर फिर भी आपको रखना है स्पेस तो हम क्या करते हैं, वी रैप इट इन बैकटिक्स। ठीक है। सो इन जैसे और जो वेंडर होते हैं एसक्यूएल के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर हो गया, उसमें दे यूज इंस्टेड ऑफ बैकटिक्स दे यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स और दे यूज, सो ये लिख देते हैं यहाँ पे, backticks are specific to SQL square bracket. Microsoft। ठीक है, अब ये चल गया, एरर नहीं आया राइट। सो ये जो था दिस वाज अ सिंटैक्स एरर जो माइस्क्वेल पकड़ भी पा रहा है, उसने हाईलाइट कर दिया और इसको रन भी नहीं कर रहा। पर जो लॉजिकल या सिमेंटिक एरर्स होते हैं वो रन हो जाते हैं, बट दे डोंट मेक सेंस वंस दे आर रन। ठीक है। अब मैंने इतनी सारी एक्स्ट्रा फील्ड्स बना दी है, मैं क्या करता हूँ उनको हटा ही देता हूँ।
ये फाइल हमें शेयर कर दो। हाँ जी, बट एक चीज़ मैं पहले ही रिकमेंड कर रहा हूँ, मेरे सेशन में प्लीज़ टाइप द कोड एज वेल ड्यूरिंग द सेशन, क्योंकि अगर आप अभी टाइप नहीं करोगे तो आप घर जाके भी टाइप नहीं करना। ये मेरे साथ बहुत बार ही हो चुका है एंड देन फिर समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है क्लाइंट्स को। ठीक है, उसी टाइम पे डाउट भी पूछ लो, कुछ डाउट आ रहा है। ओके, सो हमें अब मल्टीपल कॉलम्स इतने सारे ऐड करते हैं, वो हटाने हैं। सो हटाने के लिए देयर इज अ सिंटैक्स व्हिच इज दिस, ऑल्टर टेबल नेम, जो पहले लिख रहे थे, पर इसमें मैं एक ही साथ बहुत सारे ड्रॉप कॉलम्स में, तो मैं बार बार ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नहीं लिख रहा, एक बार ही टेबल नेम लिखा, उसके बाद बस ड्रॉप कॉलम। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, फुल नेम, इज वर्किंग और इज स्टूडेंट हटा देते हैं, ये फालतू कॉलम्स हैं। अच्छा, वैसे आप लोग थोड़ा सोचो, थिंक ओवर दिस, आई विल गिव यू गाइस 2 मिनट्स, आप लिख भी लो तब तक अपना क्वेरी। इज वर्किंग और स्टूडेंट का लॉजिक ये था कि अगर जो रो है उसमें जिसका हमने इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, तो इस स्टूडेंट में आ जाए 1 अगर वो स्टूडेंट है, अगर वर्किंग है तो फिर 0 आ जाए। ऐसे ही हमने इस वर्किंग का कॉलम डाला, उसका भी लॉजिक ये है कि अगर दे आर वर्किंग एंड नॉट अ स्टूडेंट तो वहाँ पे 1 आ जाए, अगर वो दे आर नॉट वर्किंग बट दे आर अ स्टूडेंट तो 0 आ जाए। तो हमने ये जब इन्फॉर्मेशन चाहिए ही थी, ये कॉलम हटा के दिया, दोनों कॉलम्स क्यों हटा दिए? तो मुझे और यस, क्यों? एक से पता चल जाएगी लिखा है। यस, ठीक है। और कोई रीजन है कि दोनों में मतलब दोनों में से एक रखते हैं, और सेम ही इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, बट फिर भी हम रख तो सकते हैं, तो क्यों, दिक्कत है? मेमोरी का यस, तो जो अगेन जैसे मैंने आपको पहले ये बताया था कि वी स्टार्टेड ऑफ विद डेटा टाइप्स, आज हमने डिस्कस करा था, राइट? डेटा टाइप्स में आप बहुत ही स्मार्टली चूज करते हो कि आपको कौन सा डेटा टाइप यूज करना है, क्योंकि हर सेल में वो बता रहे हैं कि कितनी मेमोरी कंज्यूम होगी हर एक सेल में। तो अगर आपकी टेबल आज 100 रोज की है, कल को वो 20,000 रोज की हो जाए, इट शुड नॉट बी स्लो, लैग नहीं आना चाहिए। तो लैग अवॉइड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टू ऑप्टिमाइज आर एसक्यूएल क्वेरीज वी चूज द अप्रोप्रिएट डेटा टाइप, उसके बाद वी आल्सो चूज द अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्यों इम्पैक्ट करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन डिस्कस कर रहे थे, जब आप सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम जो भी कोई भी क्वेरी लिखते हो, सबसे पहली चीज जो रन होती है दैट इज द फ्रॉम क्लॉज। फ्रॉम क्या करते हैं, वो बिना किसी फिल्टर के पूरी की पूरी टेबल को उठा के लाते हैं, और फिर वो कहते हैं अच्छा इसमें और भी चीजें बोली हैं तो मैं वो भी चीजें इम्प्लीमेंट करता हूँ। ठीक है, सो अगर मैं इतनी बड़ी टेबल को फेच करके लाऊंगा तो वो टाइम लगेगा, राइट? सिस्टम कॉलम्स भी बहुत ही केयरफुली चूज करता है कि क्या क्या कॉलम्स हमें चाहिए, उनका डेटा टाइप क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। सो दिस इज अ वे टू ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस ऑफ योर डेटाबेस। कोई डाउट है? कैसे देखें कि हमारे टेबल में फुल नेम स्पेस के साथ होता है, एक ही लाइन में बस सारे को सेलेक्ट ऑल वो कर दो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम। हाँ, टाइम लगेगा यहाँ से दिखाई यहाँ से, हाँ वहां से भी देख सकते हो, पर क्वेरी चला दो। जैसे स्कीमास में होता है। हाँ, वहां पे भी देख सकते हो, पर यूजुअली क्वेरी चला लो, क्योंकि जब आप इतना कोड कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे ध्यान नहीं रहता कि पहले मैं ढूंढूं कि वो टेबल कहाँ पर है। अभी तो एक ही टेबल है, पर मान लो बाद में जाकर आपके पास एक डेटाबेस होता है जिसमें देयर आर 100 टेबल्स, तो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपकी टेबल कहाँ है टू व्यू द कॉलम्स। तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम टू व्यू द कॉलम्स। हाँ जी, एनी डाउट्स? कहीं पर ड्रॉप कॉलम में बार बार लिख रहे हैं मल्टीपल यूज, उस पर हम ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, कहीं पर एंड यूज कर हम्म, रहे तो हैं। इसमें क्या है कि वैसे ये सिंटैक्स का ही है, इसमें कोई लॉजिक नहीं होता, क्योंकि दिस इज हाउ द सिंटैक्स इज स्पेसिफाइड। ऐड के केस में आप देखोगे ब्रैकेट हमने रैप करा है अराउंड दी कॉलम्स, राइट? ड्रॉप कॉलम के केस में क्या हो रहा है, हम हर एक बार ही एक एक कॉलम को स्पेसिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स का यूज ही नहीं है, क्योंकि दीज आर सेपरेट क्वेरीज।
wrapped and sorry separate commands wrapped together. ठीक है, अगर हम ये करते हैं ड्रॉप कॉलम और फिर ये इवन तो ये अलाउड नहीं है अभी MySQL में बना नहीं है, राइट? तो अगर हम ड्रॉप कॉलम ऐसे कर देते कि ये चीज बाकी वाले ड्रॉप कॉलम हटा दिए और फिर सिर्फ हेडर के नाम रखे, तो देन इट वुड बी अ डिफरेंट थिंग। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिंटैक्स अभी अलाउड है, लीगल सिंटैक्स जो है वो ऐसे ही है, तो देयर इज नो लॉजिक टू हाउ द सिंटैक्स वर्क्स। ओके, मैं आई थिंक सो दिस इज योर असाइनमेंट, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आई थिंक इतना ज़्यादा है नहीं इसमें कुछ, ठीक है? एंड आई होप आप लोग ये फॉलो अलोंग कर पाओ एंड यू एक्चुअली डू इट। उसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ इसमें, विच इज SQL डेटाबेस नहीं। सो ये भी थोड़ा थियोरेटिकल पार्टी है, ये ऐसे मतलब आप प्रैक्टिकली इसका कुछ करोगे नहीं, पर थियोरेटिकल पार्ट इज इम्पोर्टेंट। व्हाई? बिकॉज इन इंटरव्यूज यू कैन गेट आस्क्ड कि हमारा डेटाबेस है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत स्लो है, तो उसको हम कैसे एफिशिएंट बनाएं। सो वन वे इज चूज डेटा टाइप्स केयरफुली, चूज columns carefully since each data type has a different function। मैं वैसे थोड़ा अपने मन से लिख रहा हूँ ये चीज, तो आई होप ये सेंस बना रही हूँ। चूज डेटा टाइप्स केयरफुली सिंस ईच डेटा टाइप हैज अ डिफरेंट मेमोरी कंजम्पशन बाय सेल। मतलब बेसिकली हर एक सेल डिफरेंट, मतलब वही सेम ही मेमोरी लेगा, पर वो जब 20,000 सेल्स के लिए लगेगा तो वो बहुत ही मल्टीप्लाई हो जाता है। सो अगर हम देखें वैसे लॉजिकली, मान लो लेट्स से आपके एक आपने एक कॉलम बनाया है कैर यूज करके। कैर में आपने कहा कि यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आएगा, तो मैं इसको 100 बना, ठीक है? वो आपने 100 उसका लिमिट सेट कर दिया, तो ये क्या करेगा, इवन अगर आपके प्रोडक्ट नेम में देर आर ओनली 5 कैरेक्टर्स, जैसे मान लो एप्पल लिखा हुआ है, सिर्फ एप्पल लिखा है, ठीक है? तो 5 ही कैरेक्टर्स हैं, पर हमने उसको दे रखी मेमोरी 100 कैरेक्टर्स की। तो अब इसी टेबल में, ऑर्डर्स वाली टेबल में, देर आर नाउ 1 मिलियन रिकॉर्ड्स या 1 मिलियन रोज। तो जो प्रोडक्ट वाला वो कॉलम है, वो 1 मिलियन रोज के लिए बन रहा है। तो अब अगर मैं देखूं 100 इंटू 1 2 3 4 5 6, ठीक है? जितना भी आ रहा है ये मुझे सब कितना आएगा ये, 1 बिलियन? नहीं 1 बिलियन तो नहीं, एंड 2 जीरो ऐड करें बस मिलियन में, 8 जीरो हो गए, 100 मिलियन, ठीक है? 100 मिलियन बाइट्स इन MB। तो आपका वो एक प्रोडक्ट नेम का कॉलम 100 MB डेटा कंज्यूम करेगा। सो 100 MB डेटा सिर्फ एक ही कॉलम में। अब ऐसे मान लो आपके 10 कॉलम्स हैं, 1 GB की एक टेबल, उसको फेच करने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, varchar यूज कर लेते हैं। varchar क्या करेगा, अगर उसमें 5 ही कैरेक्टर्स हैं तो सिर्फ 5 बाइट्स दे देगा, अगर 100 कैरेक्टर्स है तो 100 बाइट्स दे देगा। तो वेरिएबल लेंथ फिक्स नहीं है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट मेक्स अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट, कि आपके कितना मेमोरी कंज्यूम हो रहा है। जितनी ज्यादा मेमोरी कंज्यूम होगी उतना ज्यादा टाइम लगेगा क्वेरी को चलने, ठीक है? सो चूज डेटा टाइप्स केयरफुली, चूज कॉलम्स केयरफुली, रिमूव redundant columns। तो आप जब डेटा एक टेबल बनाते हो, आपको थोड़ा सोचना होता है कि मुझे क्या क्या कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे चाहिए एक कॉलम इज वर्किंग, तो इज वर्किंग से मुझे जब मैं पढ़ूंगा ये समझ आता है इधर दे आर वर्किंग और दे आर नॉट वर्किंग, पर उससे मुझे ये नहीं समझ आ रहा वेदर देर आर स्टूडेंट या दे आर सर्विंग नोटिस पीरियड या रिटायर्ड एंड सो ऑन, राइट? तो मुझे कॉलम को ऐसे, अब मैं ये नहीं कर सकता कि मैं इज रिटायर्ड करके एक और कॉलम बना दूं, क्योंकि वो और मेमोरी लेगा, है ना? तो मैं ये ट्राई कर सकता हूँ कि ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, अगर मैं इनको एक ही कॉलम में क्लब कर दूं, इज इट पॉसिबल टू डू दैट? इफ इट इज, तो मैं इनको एक ही कॉलम में क्लब कर सकता हूँ, क्योंकि जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे उतने ज्यादा हैवी होगी, राइट, टेबल। सो चूज कॉलम्स केयरफुली, रिमूव रिडंडेंट कॉलम्स। ठीक है, आई थिंक इतना ही काफी है।
और हम लोग आगे जाके मतलब और भी क्वेरी ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, डेटाबेस कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं, वी विल लर्न दीज थिंग्स। पर ऐसे मतलब एक हार्ड एंड फास्ट वो मतलब लिस्ट नहीं है मेरे पास कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। वो बस जब पढ़ा रहा होता तो आता है कि अभी ये भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये फेक वाला कौन सा UTF-8? एक सेकेंड, पहले मैं ये शेयर, हाँ क्वेरी अच्छा क्वेरी, इसकी क्वेरी है कहाँ गई? कैरेक्टर सेट UTF-8 MB4, फील्ड का नाम varchar जो भी साइज देना है, कैरेक्टर स्पेस सेट स्पेस UTF-8 MB4, कहाँ गई? डेटा टाइप में ये रहा। कर लो, पर टेस्ट कैसे करोगे? वो तो चेंज हो जाएगा, पर टेस्ट कैसे करोगे? संस्कृत का कैरेक्टर भी तो होना चाहिए इंसर्ट करने के लिए। इंसर्ट तो अभी हमने सीखा भी नहीं है। कल हम लोग वैसे ये करने वाले हैं, इंसर्शन डिलीशन एंड अपडेशन, ठीक है? एंड इन द मीन टाइम प्लीज ये ट्राई करके आना असाइनमेंट, ठीक है? अभी शेयर कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग बंद करो। ठीक है, आज के लिए काफी है, और पढ़ाना है। डन। बहुत ज्यादा था, बहुत फास्ट था, कैसा था? ओके।